नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की एक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, G20 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो आप इनके बारे में जानने के लिए स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम तय हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 3 या 5 अगस्त को किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल दोपहर में अयोध्या में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था, तो उसी के आलोक में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। ट्रस्ट ने भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मंदिर निर्माण की जो अंतिम तिथि होगी उस पर फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। कोरोना महामारी और देश की सीमाओं पर मौजूदा तनाव के मद्देनजर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पुष्टि होने पर ही भूमि पूजन की तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने के लिए राजी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तय किए जाने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य 3 या 5 अगस्त में से किसी एक तारीख पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वरूप में मामूली बदलाव किया गया है और मंदिर में 3 की बजाय 5 गुंबद होगी। इस तरह से मंदिर की जो ऊंचाई है वो भी अब 161 फीट हो जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण में एक अनुमान के मुताबिक 3 से 3.5 साल का समय लग सकता है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 से इन्फेक्टेड 6.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत जो है वो 62.93% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए। फिलहाल कोरोना से जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 3,58,692 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 34,884 नए मरीज सामने आए और इसके साथ ही मरीजों की संख्या 10,38,716 हो गई है। एक दिन में 671 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 26,273 तक पहुंच गई है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड है, वहां पर स्वस्थ होने वालों का जो प्रतिशत है वो 73% से अधिक है। उसके अलावा 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर स्वस्थ होने वाले का जो प्रतिशत है वो नेशनल एवरेज जो है हमारी 62.93% उससे ज्यादा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,61,624 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही अब तक कुल 1,34,33,742 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है और कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कई महीनों में इसके टीके पर के विकास पर काम चल रहा था और इसके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीके के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। ये परीक्षण जो है 14 स्थानों पर चल रहे हैं और ICMR के वैज्ञानिक इनके आंकड़ों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कोविड महामारी के मद्देनजर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि G20 कार्य योजना कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट को देखते हुए ये प्रयास प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने चाहिए। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए नीतिगत उपायों को बैठक में साझा किया। उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार के 295 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज का उल्लेख किया। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ नैनो फैब्रिक्स के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने को लेकर एक महत्वपूर्ण शोध किया है। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर नितिन करमालकर ने बताया कि वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्निक जो है उससे कोरोना वायरस सहित बहुत से घातक वायरसों को नष्ट किया जाना संभव है। सेंटर ऑफ नैनो फैब्रिक्स के डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने प्रोफेसर PS पाटिल और डॉक्टर किरण पवार के निर्देशन में यह शोध कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों में पाया गया है कि कपड़ों पर वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी जो है
उसका इस्तेमाल करने पर उन पर मौजूद सार्स CoV-2 जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, इसके 99.99% से भी ज्यादा विषाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरस सील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत आसान है और एक व्यक्ति को सिर्फ अपने कपड़ों पर ही स्प्रे करना होता है। यह स्प्रे तब तक सुरक्षा कवच का काम करता है जब तक कि कपड़े धोए नहीं जाते। अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार इसमें केवल जैविक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो है उसके यौगिक शामिल है, जो जहरीला नहीं होता बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल है और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित भी है। यह वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे जल्द ही सभी प्रमुख दवा दुकानों पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। इसके 250 मिलीलीटर के पैक के लिए 270 रुपये खर्च करने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने सभी चुने गए विकासखंड परिषद अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और जम्मू कश्मीर की नगर निकायों के सभी सदस्यों को आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मृत्यु होने पर 25-25 लाख रुपए का जीवन बीमा दिए जाने की मंजूरी दी है। इस वहां पर लगातार कई बार हमले होते रहते हैं पंचों पर, सरपंचों पर। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर कांजीवरम श्रीरंगाचारी शेषाद्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये फेमस मैथमेटिशियन थे जिनकी डेथ हो गई अभी। राष्ट्रपति ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा और गणित के विद्वान प्रोफेसर शेषाद्री जो हैं वो बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि उनके निधन से भारत ने एक संस्थान निर्माता को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने श्री शेषाद्री के निधन से देश में एक ऐसे बुद्धिजीवी को खोने की बात की जिन्होंने गणित के क्षेत्र में शानदार काम किया। श्री शेषाद्री का परसों निधन हो गया था 88 साल की आयु में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। ये ई कैंपेन चलाएगा जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ताकि लोगों को टैक्स पे करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। CBDT जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसने कहा कि 11 दिन के इस अभियान में उन टैक्स पेयर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं किया है या जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन की सूचना को मान्यता देना है। इस अभियान के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से आकलन वर्ष 2018-19 के संदर्भ में करदाताओं को नोटिस और छानबीन की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। इस ई कैंपेन के अंतर्गत आयकर विभाग चुने हुए करदाताओं को ईमेल और SMS भेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना को पुष्ट करने के लिए कहेगी जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है। आयकर विभाग को ये जो विवरण है वो वित्तीय लेन देन, भुगतान पर कर कटौती, आधार स्तर पर कर संचलन और विदेशी धन प्रेषण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन रहती है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। ये सेकेंड लास्ट खबर की ओर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान के योगदान को और अनुदान प्राप्त करने के वास्ते तौर तरीके निर्धारित किए हैं। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा RTGS, नेफ्ट या UPI के माध्यम से तथा भारत कोष पोर्टल के जरिए योगदान या अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय प्रपत्रों को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय उसके सचिवालय के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। इसके प्रपत्र के पीछे व्यक्ति NDRF को योगदान या अनुदान के बारे में उल्लेख कर सकता है। अगली खबर है, अमेरिकी प्रशासन ने भारत से अमेरिका के लिए शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया है। पिछले महीने जारी इस आदेश में अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि अमेरिका के लिए कोई भी उड़ान शुरू करने से पहले भारतीय एयरलाइंस को इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये उड़ानें भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए शुरू की गई थी। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उससे भारत के लिए द्विपक्षीय विमान सेवाएं शुरू करने की वीरवार को घोषणा की थी। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जो है उस जैसे देशों से नागरिकों को अपने देश में वापस लाना चाहते हैं या अन्य कारणों से यात्रा करना चाहते हैं, वे एयर इंडिया, एयर फ्रांस, यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्तांसा और अन्य अनुमत एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ अपने टिकट बुक करा सकते हैं।
भारत अब तक वंदे भारत अभियान के तहत दुनिया भर से 6,50,000 से अधिक नागरिकों को अपने देश वापस ला चुका है। दोस्तों, यदि आज की खबरें। आज के वीडियो में हमने स्टैटिक फैक्ट्स को कवर नहीं किया है, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया था। बाकी मैं आगे इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये स्टैटिक फैक्ट्स को डाल दूंगा, उसके लिए आप उसको बाद में देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।